नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन में आज मोटर कंट्रोल में कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट्स के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं आज की ये लर्निंग। उससे पहले ये बताना जरूरी रहेगा कि हमारी सारी लर्निंग वीडियोस के नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी लिंक के रूप में आपको दिए हुए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी स्टडीज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी इनहेंसमेंट प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी सारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इंडस्ट्रीज में मोटर कंट्रोल किसी प्लांट और प्रोसेस के लिए मोटरों को स्टार्ट और स्टॉप करने के काम आ सकता है। हम इसी तरह के कंट्रोल सिस्टम से न केवल मोटर को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि मोटर के साथ एसोसिएट मशीनरी और ऑपरेटिंग पर्सनल की भी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। एक मोटर कंट्रोल की मदद से हम मोटर को रोटेशन में रिवर्स कर सकते हैं, उसकी स्पीड में परिवर्तन कर सकते हैं, जॉगिंग सीक्वेंसिंग क्रम से मोटरों का संचालन कर सकते हैं और चाहे तो बहुत अच्छी ऑटोमेशन से प्रेसाइज क्वालिटी का मशीन ऑपरेशन कर सकते हैं। आज भी मैनुअल तरीके से मोटर कंट्रोल के ऑपरेशंस प्रचलित हैं, लेकिन हम बहुत सारी जगहों पर ऑटोमेशन भी इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से ये स्टार्ट स्टॉप और प्रोटेक्शन और दूसरी प्रोसेसिंग के काम करते हैं। और अक्सर एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल कंबाइंड फॉर्म में किसी प्रोसेस या प्लांट में मोटरों को कंट्रोल करते हैं। एक मोटर कंट्रोल बहुत सिंपल सा टॉगल या सेलेक्टर स्विच हो सकता है और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हो सकता है जिसमें रिले, कॉन्टैक्टर, टाइमर, बहुत सारे स्विचेस, इंडिकेटिंग पायलट लाइट्स, लैंप एटसेट्रा का इस्तेमाल हो सकता है। एक मोटर के कंट्रोल सर्किट में अलग अलग फंक्शंस के लिए हम बहुत सारे तरह के इक्विपमेंट और डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मोटर कंट्रोल के लिए प्रोटेक्टिव इनक्लोजर्स हो गए, कनेक्शंस के लिए कंडक्टर्स हो गए, कंट्रोल के लिए स्विचेस हो गए, रिलेज हो गई, कॉन्टैक्टर हो गए, पायलट डिवाइसेस हो गए और अलग अलग तरह के प्रोटेक्शन सिस्टम्स हो गए हैं। एक प्रॉपर एफिशिएंट और सेफ ऑपरेशंस के लिए हमें मोटर कंट्रोल के सही तरीके सेलेक्ट करने होंगे और इन्हें मोटर की वायरिंग के साथ ठीक से इंटीग्रेट करके पूरी एप्लीकेशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड्स जो अलग अलग देश इस्तेमाल करते हैं या स्वीकार करते हैं वो एक समान नहीं है, उनमें कुछ भिन्नताएं हैं। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में मार्किंग और सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह के कंट्रोल एप्लीकेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो इन सब सिंबल्स और सर्किट्स को तभी समझा जा सकता है जब हमें पूरे विश्व में जो अलग अलग परंपराएं हैं सर्किट्स और सिंबल को रिप्रेजेंट करने की, उनके बारे में जानकारी हो, क्योंकि आजकल के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में किसी भी देश में किसी दूसरे तरह के स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस के सर्किट्स इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए हम आज की इस स्टडी में जो सबसे ज्यादा प्रचलित स्कीमेटिक हमारे जो वायरिंग डायग्राम के सिंबल्स हैं अलग अलग प्रचलनों में, उन सब के बीच में एक क्रॉस रेफरेंस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी सर्किट और सिंबल को देखकर एक समान तरीके से चीजें समझ में आए। जो विश्व में सबसे प्रचलित स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं वो आईईसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशंस हैं, उसकी रिकमेंडेशंस हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो न केवल मोटर के स्टैंडर्ड्स बनाती है बल्कि दूसरी इलेक्ट्रिक प्रैक्टिसेस को भी रिकमेंड करती हैं और ये रिकमेंडेशंस आईईसी की जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनमें चुनिंदा तकनीकी जानकार लोगों की जो अलग अलग कमेटियां बनाई हुई हैं उनके द्वारा रिकमेंडेड हैं। नदर्न अमेरिका और यूएसए में नेमा स्टैंडर्ड्स जो कि वहां की नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उसका प्रचलन ज्यादा है, जो बहुत सारी बड़ी परास में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स जिसमें मोटर और मोटर के कंट्रोल भी शामिल है उनके लिए स्टैंडर्ड्स और दूसरी रिकमेंडेशंस बनाती हैं। भारत में आईईसी की तर्ज पे इंडियन स्टैंडर्ड्स की अपनी प्रैक्टिसेस हैं और आज की इस लर्निंग वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम नीमा, आईईसी और इंडियन स्टैंडर्ड तीनों में क्रॉस रेफरेंस बनाएं और तुलना करते हुए सभी तरह की प्रैक्टिसेस को समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में करंट फ्लो के रास्ते को क्लोज और ओपन करने के लिए हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं और स्विचेस के जनरल सिंबल अलग अलग तरह के कई रूप रख सकते हैं, जिसमें ये जो नीमा प्रैक्टिस है ये
ये स्विच किसी दूसरे डिवाइस की एक्शन से ऑपरेट हो सकता है और इन सभी स्विचेस को हमने इनकी नॉर्मल ओपन कंडीशंस के साथ इंडिकेट किया हुआ है, जिन्हें हम NO नॉर्मल ओपन पोजीशन से एक्साइट करके या ऑपरेट करके क्लोज सी कर सकते हैं। अर्थात ये जो इनकी पोजीशंस हमने ड्राइंग में दिखाई है वो इनकी अनएक्साइटेड अनऑपरेटेड नॉर्मल कंडीशंस हैं, जो नॉर्मली ओपन NO टाइप की यहाँ चित्र में दिखाई हुई है, और इसे ऑपरेट करके हम सी क्लोज कर सकते हैं। जो हमारी पावर सप्लाई है मोटरों की वो 3 फेज सप्लाई है, तो उसके जो तीनों फेज को कंट्रोल करने वाला जो स्विच है वो ट्रिपल पोल स्विच है, और ट्रिपल पोल स्विच को हम सिंगल लाइन डायग्राम में एक स्विच के ऊपर 3 लाइनें या लाइन 3 है ऐसा बताकर भी इंडिकेट कर सकते हैं, और एक इस तरह का अरेंजमेंट भी कर सकते हैं जिसमें एक मैकेनिकल लिंकेजेस से 3 अलग अलग पोल एक साथ नॉर्मल ओपन पोजीशन से क्लोज होंगे, और हम इस तरह से स्विचेस की मदद से सर्किट में मेक और ब्रेक कर सकते हैं। जो स्विच हम इस्तेमाल करते हैं वो अपनी ओपन कंडीशंस में सिस्टम वोल्टेज को विदस्टैंड करने चाहिए और उनका लीकेज करंट नेग्लिजिबल स्मॉल होना चाहिए, और स्विच की क्लोज्ड कंडीशंस में स्विच रेटेड करंट को कैरी करते समय अपने अक्रॉस नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप और हीट डेवलप करना चाहिए, और मेक और ब्रेक के दौरान जो आर्किंग और स्विचिंग होती है उससे स्विच की लाइफ पे एडवर्स इंपैक्ट नहीं आने चाहिए। कंट्रोल और पावर वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए हम फ्यूज लिंक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे कंपोनेंट एपरेटस और वायरिंग को शॉर्ट सर्किट के एडवर्स इंपैक्ट से प्रोटेक्ट करती है। और कंट्रोल वायरिंग में एक कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड फ्यूज लिंक को इस तरह से शो किया जा सकता है, और एक पावर वायरिंग में फ्यूज लिंक को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। हमारी कंट्रोल सर्किट की ऑपरेटिंग कंडीशंस को तत्काल एक विजुअल फॉर्मेट में देखने के लिए हम पायलट लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये ऑन और ऑफ कंडीशंस को इंडिकेट करती हैं, बल्कि चेतावनियों को, कंडीशंस के बदलाव को और अलार्म जैसी कंडीशंस को भी सिग्नल के तौर पे इन्फॉर्म करती हैं। ये बेसिकली एक लो वोल्टेज के और गुड इल्यूमिनेशन के लैंप्स हैं, जो रेड, येलो और ग्रीन लाइट्स के साथ अवेलेबल हो सकते हैं। कंट्रोल वायरिंग में मेक कॉन्टैक्ट जनरली नॉर्मल कंडीशंस में ओपन होता है, जैसा कि यहाँ शो किया गया है, और ये नीमा प्रैक्टिस में हम नॉर्मली ओपन मेक कॉन्टैक्ट का प्रदर्शन करते हैं इस तरह से। वहीं आईसी के नॉर्म्स में हम इस तरह से एक मेक कॉन्टैक्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो सभी रूपों को नीमा और आईसी के साथ साथ कुछ विशेष तरह के जो दिखने में अच्छे लगते हैं और बनाने और समझने में भी आसान है, इन रूपों का भी इस्तेमाल करती है। जैसे ये मेक कॉन्टैक्ट किसी लिमिट के साथ ऑपरेट होगा, तो हम सभी तरह के मेक कॉन्टैक्ट्स के बारे में डिटेल से समझेंगे, और ये सारे मेक कॉन्टैक्ट किसी दूसरी एक्शन से ऑपरेट होकर अपनी नॉर्मल ओपन पोजीशन को NO को क्लोज कर लेते हैं, C बन जाते हैं, और सर्किट में कोई कंट्रोल एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट हो जाती है। कंट्रोल में जिस तरह से मेक कॉन्टैक्ट होते हैं उसी तरह से ब्रेक कॉन्टैक्ट होते हैं, जो अपनी नॉर्मल क्लोज कंडीशंस में यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। ये फॉर्मेट नेमा प्रैक्टिस का है, वहीं आईसी इस तरह के सर्किट फॉर्मेट को इस्तेमाल करता है, जबकि इंडियन स्टैंडर्ड में हम ये रूप इन नीमा और आईसी के साथ अलग से भी इस्तेमाल करते हैं। ये किसी लिमिट के साथ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट अगर ऑपरेट होगा, ब्रेक होगा तो ओपन हो जाएगा, तो एक एनसी कॉन्टैक्ट ऑपरेट होने के बाद ओपन हो जाता है। मोटर और प्रोसेस के कंट्रोल में ऑटोमेशन, रिमोट ऑपरेशन या स्पीड ऑफ ऑपरेशंस के लिए हम रिलेज या कॉन्टैक्टर में कॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो नीमा प्रैक्टिस है उसमें कॉइल को इस तरह से एक सर्किल में किसी नंबर या सिंबल से इंडिकेट किया जा सकता है। आईसी और इंडियन स्टैंडर्ड में एक जैसे तरीके से एक रेक्टेंगल बॉक्स में कॉन्टैक्टर या रिले की कॉइल को प्रदर्शित किया जाता है, और इस बॉक्स में हम स्टार कॉइल के लिए S, डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल के लिए D, या फॉरवर्ड के लिए F, रिवर्स के लिए R, या ABC इस तरह के नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑपरेशन, ऑटोमेशंस, इनके लिए हमें टाइमिंग रिलेज की आवश्यकता हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग रिले जिनका कि इन दिनों ज्यादा प्रचलन है, उनमें हम एक कॉन्टैक्टर कॉइल की भांति ही रेक्टेंगल बॉक्स के साइड में क्रॉस लगाकर टाइमिंग रिले को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर ये टाइमिंग रिले कोई मैग्नेटिक सर्किट के साथ काम करती हैं तो ये दो तरह की हो
सकती हैं। एक्साइट करने के ऑन इंस्टेंट के सर्टेन डिले के बाद काम करेगी, उसे ऑन डिले कहते हैं और इन्हें हम इस तरह के आउटवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं। वहीं कोई डी एनर्जाइज होने के बाद सर्टेन डिले के बाद काम करेगी, उन्हें हम ऑफ डिले रिले कहते हैं और वो एक इस तरह के इनवर्ड एरो से इंडिकेट की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक रिले का सिंबल प्लेन है और जो हमारी टाइमिंग रिले है वो हम कंट्रोल एप्लीकेशन में ऐसी स्विचिंग या सीक्वेंस ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें टाइम डिले एक 50 मिलीसेकंड ड्यूरेशन से लेके घंटों तक का बनाना हो सकता है। और हमारे ऐसे जो टाइमिंग रिले हैं वो तयशुदा टाइम डिले के बाद एक सिग्नल से कंट्रोल सर्किटरी को अपने टाइमर कॉन्टैक्ट की स्टेट को चेंज करके एग्जीक्यूट करा देंगे। जिस तरह से ये टाइमर कॉन्टैक्ट हम नॉर्मल ओपन कंडीशंस में यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, जो नीमा प्रैक्टिस है वो टाइमिंग कॉन्टैक्ट्स को इस तरह से प्रदर्शित करती हैं। जो आईसी की प्रैक्टिस है उसमें टाइम डिले रिले के जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं और जो इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसमें हम टाइम डिले रिले के कॉन्टैक्ट को यहाँ टी टाइम लगा के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक मोटर या प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी मैनुअल करनी होती है, उसके लिए हम पुश बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी लिक्विड लेवल के हिसाब से कंट्रोल एक्टिविटी करनी है तो हम इस तरह के लेवल सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये फ्लो सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी ऑपरेशन में मैकेनिकल लिमिट की कंडीशन से कंट्रोल एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए इस तरह के लिमिट स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है जो लिमिट के हिसाब से सेंसिंग करके कंट्रोल एक्टिविटी में मदद करते हैं। और अगर हमें टेम्परेचर रिलेटेड कोई कंट्रोल करने हैं तो इस तरह के टेम्परेचर रिलेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मैनुअल पुश बटन ग्रीन कलर के टॉप के साथ नॉर्मली ओपन कंडीशंस में होता है और इसे अगर हम क्लोज कर देते हैं तो ये सर्किट में करंट फ्लो करके किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करने का काम कर सकता है। और रेड टॉप का ये जो पुश बटन है ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन पे है और अगर इसे प्रेस करके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को अगर हम ओपन कर देते हैं तो ये किसी सर्किट में करंट फ्लो करने के बाद किसी एक्टिविटी को स्टॉप करने का काम कर सकता है। इसी तरह से लिक्विड लेवल भी नॉर्मल ओपन कंडीशंस में या नॉर्मल क्लोज कंडीशंस में अपने कॉन्टैक्ट्स को रखते हैं और लेवल के किसी चेंज होने पर इनके कॉन्टैक्ट्स नॉर्मल ओपन से क्लोज या नॉर्मल क्लोज से ओपन हो सकते हैं। लिक्विड के फ्लो से कंट्रोल होने वाले स्विच को हमने आईसी नोमेनक्लेचर में यहाँ शो किया है, बाकी सब इंडियन स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस से हम शो कर रहे हैं। और अगर कोई मैकेनिकल लिमिट से स्विच ऑपरेट हो रहा है तो उसके नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो इस तरह का स्क्वायर लाइन बनाई हुई है ये टेम्परेचर के साइन को शो करती है और हम नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स के रूप में इस तरह की थर्मल रिले से भी कंट्रोल एक्टिविटीज कर सकते हैं। सभी तरह के ऐसे कंट्रोल एप्लीकेशन को नीमा, आईईसी और इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें जान लेते हैं। एक थर्मल ओवरलोड रिले को पावर सर्किट में मेन कॉन्टेक्टर के साथ सीरीज में लगाया जाता है और सर्किट में इसे नीमा प्रैक्टिस में बाइमेट्रिक स्ट्रिप के बेंड होने को प्रदर्शित करते हुए यूं प्रदर्शित किया जाता है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन और इंडियन स्टैंडर्ड के नोमेनक्लेचर मिलते जुलते हैं और इस प्रकार से हम थर्मल ओवरलोड रिले को पावर सर्किट में शो करते हैं। और एक थर्मल रिले के कनेक्शंस में कॉन्टेक्टर के जो सप्लाई के कनेक्शंस 1, 3, 5 से जो 2, 4, 6 से कॉन्टेक्टर का कनेक्शन बाहर निकलता है उसके साथ रिले के कॉन्टेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं और आगे पावर सर्किट के साथ इसका कनेक्शन हो जाता है। और रिले के जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है जो सर्टेन टेम्परेचर राइज की कंडीशंस पर एग्जीक्यूट करते हैं वो नॉर्मली क्लोज फॉर्मेट में 95 और 96 नंबर के साथ यहां से निकले हुए होते हैं और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स हैं जो किसी ट्रिप के इंडिकेशंस देंगे वो यहाँ 97 और 98 से बाहर निकले हुए होते हैं। एक थर्मल ओवरलोड रिले मोटर के मैकेनिकल ओवरलोड से जो करंट में इंक्रीज होती है उस करंट को अपने थ्रू पास करते समय अपनी बाइमेट्रिक स्ट्रिप के ऊपर एक हीटर से हीटिंग करके टेम्परेचर को ऐसा इंक्रीज कर देती है कि एक सर्टन करंट से ज्यादा करंट अगर मोटर ड्रॉ कर रही है वो करंट जब रिले से जाता है तो रिले अपने बाइमेटल कॉन्टैक्ट्स के मूवमेंट से ट्रिप सिग्नल इनिशिएट करके मोटर की सेफ्टी को इंश्योर करती है। एक थर्मल ओवरलोड रिले में ओवरलोड ट्रिप के करंट को हम इस तरह के कंट्रोल से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान ट्रिपिंग रिले को रीसेट करने के लिए सारे बटन को दबाया जा सकता है और रिले की फंक्शनिंग प्रॉपर है इसे एक टेस्ट नॉब से चेक भी किया जा सकता है। जरा जानते हैं एक थर्मल ओवरलोड रिले के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को सर्किट में किस तरह से नीमा, आईसी और इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में इंडिकेट करते हैं। हमने जाना कि नीमा, आईसी और इंडियन स्टैंडर्ड में जो सर्किट नोमेनक्लेचर है
उसमें जो थर्मल ओवरलोड रिले है उसे कॉन्टेक्टर के साथ सीरीज सर्किट में पावर डायग्राम में लगाते हैं और उसके ये जो 95 और 96 के बीच में जो कनेक्शंस हैं उन्हें सर्किट में नीमा प्रैक्टिस, आईईसी प्रैक्टिस और इंडियन स्टैंडर्ड में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और किसी एक टेम्परेचर राइज कंडीशंस पर जब सर्किट में करंट एक लिमिट से ज्यादा हो मोटर का, तो ऐसी स्थिति में बाईमेट्रिक स्ट्रिप एक्ट करके इन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को ओपन कर सकती है और उनकी मदद से हम कॉन्टैक्टर को मोटर की सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ये जो 97 और 98 के बीच में नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, उन्हें नीमा प्रैक्टिस में थर्मल ओवरलोड के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को आईसी के फॉर्मेट में या इंडियन स्टैंडर्ड में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और ये कॉन्टैक्ट थर्मल ओवरलोड रिले के एक्ट होने पे क्लोज हो जाएंगे और हमें रिले की ट्रिप होने की इंफॉर्मेशन सर्किट में करंट फ्लो होने से पायलट लैंप द्वारा आ सकती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में प्रेशर दाब को कंट्रोल करने के लिए हम प्रेशर स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं जो किसी एयर या लिक्विड के प्रेशर में चेंजेस होने पर रेस्पॉन्ड करते हैं और हमारे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को ओपन या नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को क्लोज करने की एक्टिविटी करेंगे और इनसे हमारी मोटर के ऑपरेशन में डिजायर चेंजेस आ जाएंगे और हम किसी मोटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, किसी वॉल्व या लोवर्स को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ऐसे जो प्रेशर स्विचेज हैं वो एक डायाफ्राम के मूवमेंट से एक्टिवेट होते हैं जो एक स्प्रिंग के अगेंस्ट में एक्ट करता है और जो स्प्रिंग की सेटिंग्स होती है वो डिसाइड करती है कि किस प्रेशर पे अपने एक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। हम प्रेशर स्विचेस को नॉर्मली ओपन कंडीशंस में जब इंडिकेट करते हैं तो नीमा प्रैक्टिस में इस तरह से शो करते हैं और ये पी लेटर प्रेशर को इंडिकेट करता है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन आईईसी के नोमेनक्लेचर में प्रेशर स्विच के कंट्रोल को नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को इस तरह से और इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और अगर यही प्रेशर स्विच एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को एक्ट कर रहा है तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट प्रेशर एक्ट होने पर ओपन हो जाएगा। ये प्रेजेंटेशन नीमा फॉर्मेट में है। आईसी इस तरह से प्रेशर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को इंडिकेट करता है और इंडियन स्टैंडर्ड में हम इस तरह से प्रदर्शित करना पसंद करते हैं। हालांकि मोटर कंट्रोल और प्रोसेस कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव ऑटोमेशन करना होता है, लेकिन हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं वो ह्यूमन इंटरवेंशन से हैंड के प्रेशर से एग्जीक्यूट की जाती है। उसके लिए हम पुश बटन्स का इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मली ओपन नेचर के या नॉर्मली क्लोज नेचर दोनों तरह के हो सकते हैं और कुछ पुश बटन्स में एनओ और एनसी कॉम्बिनेशंस भी मल्टीपल नंबर्स में अवेलेबल हो सकते हैं। ये जो पुश बटन्स हैं ये फ्लश माउंट भी हो सकते हैं जिसमें इनका ज्यादातर स्ट्रक्चर पीछे चला जाएगा और सिर्फ ये मशरूम हेड है वो ऑपरेशंस के लिए बाहर निकला हुआ होगा। कुछ पुश बटन एक्सटेंडेड माउंट होते हैं और टिपिकल कंडीशंस में जैसा हमें ऑपरेशन के लिए जरूरत होती है उस तरह से इनकी माउंटिंग की जा सकती है। ये पुश बटन नॉन इल्यूमिनेटेड भी हो सकते हैं और किसी में किसी ऑक्सिलरी पायलट लैंप की मदद से इल्यूमिनेशन होने पर क्या पुश बटन की पोजीशन है इसका भी पता लग सकता है। इन पुश बटन का इस्तेमाल हम मोटर या प्रोसेस को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए कर सकते हैं और ये जो पुश बटन है वो टिपिकली हाथ के प्रेशर से एक प्लंजर से एक रिटर्न स्प्रिंग के अगेंस्ट चलते हैं और इनमें अंदर नॉर्मली ओपन फॉर्मेट में अगर कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो क्लोज हो सकते हैं और अगर वो नॉर्मली क्लोज फॉर्मेट में है तो वो ओपन हो सकते हैं। जरा वर्किंग को डिटेल से समझते हैं। चाहे एनओ चाहे एनसी पुश बटन हो, इसमें एक प्लंजर है जो एक रिटर्न स्प्रिंग के अगेंस्ट में एक्ट करके नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट्स को या नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट को चेंज करता है। एक एनओ पुश बटन को नीमा प्रैक्टिस में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और आईईसी और इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस तरह से एक पुश बटन के कॉन्टैक्ट को सर्किट्स में सिंबॉलिकली प्रेजेंट करता है और इसके कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन कंडीशंस में है और हमारे सर्किट में इन कॉन्टैक्ट्स के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब हम पुश करके इसे दबा देंगे तो हमारे ओपन कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में जितनी देर हम प्रेशर मेंटेन करते हैं उतनी देर तक सर्किट में करंट फ्लो होता है और एक बार अगर हम प्रेशर को रिलीज कर देते हैं तो हमारी जो रिटर्न स्प्रिंग है वो वापस कॉन्टैक्ट्स को अपनी नॉर्मल पोजीशंस पे ले आती है। तो एक नॉर्मल ओपन पुश बटन सामान्यतः अपने कॉन्टैक्ट्स को ओपन कंडीशंस में रखता है और ये केवल उस समय क्लोज होंगे जिस समय प्रेशर को अप्लाई करके पुश किया जाएगा। पुश प्रेशर रिलीज करने के बाद ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशंस में आ जाएंगे। एक नॉर्मल क्लोज पुश बटन भी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन या क्लोज करने के काम आता है। इसमें भी एक ऑपरेटिंग प्लंजर है जो
रिटर्न स्प्रिंग के अगेंस्ट में काम करता है और ये जो कॉन्टैक्ट्स का सेट है वो नॉर्मल कंडीशंस में क्लोज है और जब हम हाथ का पुश प्रेशर लगाते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस होने पर ये जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो गए हैं और अगर हम ये पुश प्रेशर हटा देंगे तो हमारी रिटर्न स्प्रिंग इसको वापस नॉर्मल क्लोज कंडीशंस पे ले आएगी। तो एक सर्किट में नीमा प्रैक्टिस में हम पुश बटन के नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट को इस तरह से सिंबॉलिकली प्रेजेंट करते हैं, आईसी में इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं एक नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन को जो यहाँ हैंड प्रेशर के पुश से अपने क्लोज कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा और ऐसी स्थिति में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट था क्लोज कंडीशन में वो इंटरप्ट होने पर सर्किट में कोई एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो जाएगी जिस समय हमने इस पुश बटन को प्रेस किया है। वाटर या किसी दूसरे लिक्विड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम इस तरह के फ्लोट इंडिकेटर यूज करते हैं जिनके इन तीन तारों के बीच में दो में नॉर्मली ओपन और दो में नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट के सेट होते हैं और वाटर लेवल के चेंज होने पर नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट नीमा प्रैक्टिस में या आईसी प्रैक्टिस में या इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में लेवल आने पर या लेवल में चेंज होने पर जो अपनी ओपन कंडीशंस है नॉर्मली उसे बदलकर क्लोज्ड कंडीशन में आ जाएगा। वहीं जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं नीमा आईसी और इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में वो ओपन हो जाएंगे अगर हमारे वाटर लेवल में चेंजेस आते हैं। तो ऑपरेशन के दौरान मैकेनिकल पोजीशन की लिमिट से कंट्रोल करने के लिए हम लिमिट स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं और इनके जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो नॉर्मली ओपन कंडीशंस में नीमा प्रैक्टिस आईसी और इंडियन स्टैंडर्ड में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इनकी ओपन कॉन्टैक्ट पोजीशंस के साथ इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल सा बनाया जाता है जिसमें राइट एंगल बीच की पोजीशंस पर है। इसी तरह के लिमिट स्विच के नॉर्मली क्लोज्ड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को हम नीमा आईसी और इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसी तरह के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को हमें फ्लो के लिए रिप्रेजेंट करना होता तो हम फिर राइट एंगल बनाते, लेकिन इस बार राइट एंगल का जो 90 डिग्री एंगल पोजीशन है वो चेंज हो जाती। जरा समझते हैं कि फ्लो स्विच किस तरह से काम करते हैं और उनके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को किस तरह से इंडिकेट करते हैं। इस प्रैक्टिस ओरिएंटेड लर्निंग को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक भी करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में फ्लो को कंट्रोल करने वाला फ्लो स्विच इस तरह का हो सकता है और उसके नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट नीमा प्रैक्टिस आईसी तरीका या इंडियन स्टैंडर्ड में इस तरह से प्रदर्शित किए जा सकते हैं और किसी फ्लो एक्शंस पे ये जो नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट है वो एक्ट होकर क्लोज हो जाएंगे और अगर इसी में नॉर्मल क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है तो वो फ्लो चेंज होने पे ओपन कंडीशंस में आ जाएंगे और ये नीमा, ये आईसी और ये इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और आप देखेंगे कि आईईसी और इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में काफी सिमिलरिटी है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या किसी मोटर की पावर सप्लाई को मेक या ब्रेक करने का काम कॉन्टैक्टर करेगा जिसमें एक मैग्नेटिक एक्शन से स्प्रिंग के अगेंस्ट में कॉन्टैक्ट्स को बहुत तेजी से मेक या ब्रेक किया जाता है और एक कॉन्टैक्टर को हम नीमा प्रैक्टिस में इस तरह से, आईईसी में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये फॉर्मेट रखती है जिसमें ये जो सेक्शन है या ये क्रॉस है या ये जिगजैग लाइन है वो एक कॉइल को शो कर रही है जिस कॉइल में यहाँ जो टर्मिनल दिए गए हैं उनसे एक्साइटेशन होता है और एक्साइटेड स्टेट में ये प्लंजर जब खिंच जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट जो नॉर्मली ओपन कंडीशंस में है वो क्लोज हो सकते हैं। एक कॉन्टैक्टर के नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। कुछ कॉन्टैक्टर्स में ये कॉन्टैक्ट उल्टे भी हो सकते हैं और वो नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट में होने पर मैग्नेटिक एक्शन से ओपन हो जाएंगे। एक 3 फेज सप्लाई के कॉन्टैक्टर में 3 पावर के इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शंस के बीच में एक डबल ब्रेक मेन कॉन्टैक्ट्स का सेट है जो यहाँ 1 3 5 और 2 4 6 के बीच में अपना कनेक्शन मेक या ब्रेक करेगा और इसके साथ नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के भी सेट्स अवेलेबल होते हैं जो हमारी कंट्रोल एप्लीकेशंस में मदद करते हैं। और एक कॉन्टैक्टर के बारे में हमने दूसरी वीडियो में बहुत डिटेल से चीजें समझी हुई हैं, उसे आप देखेंगे तो कॉन्टैक्टर के बारे में आपकी समझ और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो लर्निंग से आपको मोटर कंट्रोल सर्किट्स हैं उसमें कॉन्टैक्टर के साथ अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स क्या लगते हैं और उन्हें किस तरह से सिंबॉलिकली हम प्रेजेंट करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। हमारी इसी सीरीज में आप ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, सीक्वेंस ऑपरेशन, फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन, 2 सप्लाईज के कनेक्शंस और दूसरे कंट्रोल एप्लीकेशंस को समझ सके हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। एक रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।